चंदनपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी शांति और बेटे अमन के साथ रहता था। उसका बेटा पढ़ाई में बहुत होनहार था और बड़ा होकर कृषि विभाग में नौकरी पाना चाहता था। अजी देखो, हमारा बेटा बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी लगेगा। हाँ, हमारा बेटा है ही इतना होशियार। वह एक दिन जरूर मेरा सपना पूरा करेगा। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था, इसलिए रामू दिन रात इस खेत में मेहनत करता रहता था। आमदनी कम होने के कारण रामू ने अपने बेटे का दाखिला एक सरकारी विद्यालय में करवा दिया। रामू के खेत पर उस गांव के जमींदार की नजर थी। देखो, तुम अपना खेत मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा जितना तुमने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। जमींदार साहब, कोई किसान अपनी भूमि का कभी सौदा नहीं करता, और फिर मेरे पास केवल वही एक खेत है। अगर मैं खेत आपको दे दूंगा तो खाऊंगा, क्या मेरे परिवार का क्या होगा? यह सुनकर जमींदार गुस्से में पांव पटकते हुए चला जाता है। वैसे पहले भी कई बार जमींदार खेत के लिए रामू से कह चुका था, लेकिन इस बार जमींदार के सम्मान को ठेस लगी। अगले दिन रामू अपनी फसल को मंडी ले जा रहा था। यह दुर्घटना कोई हादसा नहीं था, बल्कि जमींदार के द्वारा किया गया काम था। खैर, मौके पर कुछ लोग पहुंच गए। इन्हें तो बहुत गहरी चोटें आई हैं और इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको 50 से 60 हजार रुपए का इंतजाम करना होगा। यह सुनकर माँ बेटे सदमे में आ गए और घर जाकर पैसों की व्यवस्था करने लगे। जब कोई उपाय नहीं समझ में आया तो वह जमींदार के पास गए। जमींदार साहब, मेरे पिताजी बहुत गंभीर हैं, इसलिए मुझे 50,000 की जरूरत है। कृपया करके मुझे पैसे दे दो। अमन, तेरे पिताजी बीमार हैं, यह तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे इतनी बड़ी रकम कैसे दे दूं? इसके बदले में तुझे मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा, जैसे कि गहने, घर या फिर खेत। शांति को जमींदार की नीयत सही नहीं लग रही थी, लेकिन उसको पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वह चुपचाप खड़ी रही। जमींदार साहब, मेरे पास गहने तो नहीं है, लेकिन अपने खेत को आपके पास गिरवी रखता हूं, क्योंकि अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैं खेत का क्या करूंगा। जमींदार अपने मंसूबे में सफल हो गया। अमन और उसका परिवार जमींदार के चंगुल में फंस गए। कुछ समय बाद रामू की हालत में सुधार आ गया और वह अपने घर आ गया। धीरे धीरे फसल बोने का भी समय आ गया, लेकिन रामू इस हालत में नहीं था कि वह खेतों पर काम कर सके। इसीलिए अमन ही दिन रात खेतों पर काम करता है। ज्यादा काम होने के कारण अमन का स्कूल जाना छूट गया। उसके सारे सपने टूट गए। माँ, अब कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। हम उसको बेच देंगे और जमींदार का आधा कर्ज भी दे देंगे। जब फसल कटने वाली थी तब अचानक बरसात होने लगी और खेतों में तो इंद्रदेव का कहर बरस रहा था। सारी फसल डूब गई। रामू, तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है और तुमको कर्ज लिए 1 साल हो गया है, इसलिए अब मेरे पैसे दे दो। मैं अधिक दिनों के लिए उधारी नहीं रख सकता। जमींदार साहब, इतना अत्याचार ना करो। हम गरीबों पर मेरी फसल खेत में ही सड़ गई है। मेरे पास तो अनाज की भी कमी है, फिर मैं इतने पैसे कहां से दूंगा? रामू के गिड़गिड़ाने के पर जमींदार पर कोई खास असर नहीं हुआ और उसने रामू को केवल 10 दिनों का अवसर दिया। जमींदार की धमकी सुनकर रामू दोबारा बीमार हो गया। धीरे धीरे 10 दिन भी गुजर गए। तभी एक दिन जमींदार रामू के घर जाकर कहने लगा, रामू, आज 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए। अब तुम अपना खेत मुझे दे दो, क्योंकि पैसे तुम दे नहीं पाओगे। जमींदार जबरदस्ती रामू का खेत अपने नाम करवा लेता है। अमन और उसकी मां कर्ज के कारण कुछ नहीं बोल पाए। रामू को इससे गहरा आघात लगा और वह स्वर्गवासी हो गया। अमन और उसकी मां बिल्कुल अकेले हो गए। इतना होने के बाद अमन ने दिन रात मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया और एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया। राहुल का स्वभाव मिलनसार था। वह किसानों को अच्छे बीज, खाद और दवाइयां उपलब्ध करने लगा। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे। लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ उससे जुड़ गई। वह गांव गांव जाकर लोगों को सचेत करता। भाइयों, आप लोग अपनी फसल केवल मंडी में बेचो, क्योंकि वहां उसका सही मूल्य मिलता है। और कर्ज केवल बैंकों से लो, क्योंकि बैंक कम ब्याज पर लोन देता है और धोखा भी नहीं होता। धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए और जमींदार के पास जाना छोड़ दिया, जिससे जमींदार बिल्कुल बेकार हो गए। अमन का कृषि केंद्र भी अच्छा खासा चलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और लोगों की सेवा करने का सपना भी पूरा हो गया।
हैं भगवान, ये क्या हो गया? यह दिन दिखाने से पहले तूने मुझे क्यों नहीं मौत दे दी? मनोरमा, संभालो खुद को। ऐसी हालत में तुम्हारा इस तरह रोना ठीक नहीं है। तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा? मेघा, अब तुम ही बताओ, जिसका सुहाग उसे छोड़कर चला गया हो, वो ऐसी हालत में कैसे जी सकती है? मनोरमा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के खातिर। मनोरमा का पति रजनीश एक इलेक्ट्रिशियन था। हर दिन की तरह रजनीश किसी घर में वायर ठीक करने का काम कर रहा था, लेकिन अचानक बिजली का झटका लग जाने के कारण रजनीश वहीं दम तोड़ देता है। मनोरमा 8 महीने के गर्भवती होती है। अपने पति की मौत की खबर सुनकर मनोरमा पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन अपने कोख में पल रहे बच्चे की वजह से मनोरमा बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। जैसे तैसे कर मनोरमा का आखिरी महीना खत्म होता है और अब मनोरमा अस्पताल में एक साथ 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती हैं। मुबारक हो, आपको जुड़वा बेटियां हुई हैं। अगर आज ये होते तो कितना खुश होते। ये तो शुरू से ही चाहते थे कि हमें एक बेटी हो, और भगवान ने मुझे 2-2 बेटियां दी, लेकिन इन्हें मुझसे दूर कर लिया। मनोरमा अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को पालने के लिए अब लोगों के घरों में साफ सफाई और फैक्ट्री में मजदूरी का काम शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और मनोरमा के दोनों बेटियां 6 साल की हो जाती हैं। नहीं नहीं, मुझे पालक नहीं खाना है। माँ, आप जानते हो ना कि मुझे पालक नहीं पसंद है। मुझे चाउमीन खाना है। श्रुति, बेटा ऐसे जिद नहीं करते। मैंने तुमसे कहा ना कि जब मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हें जरूर चाउमीन बनाकर खिलाऊंगी। हाँ श्रुति, आज माँ ने पालक की सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। खाकर तो देखो। नहीं नहीं, मैं पालक की सब्जी नहीं खाऊंगी। अगर आपने मेरे लिए चाउमीन नहीं बनाई तो मैं भूखे पेट ही सो जाऊंगी। मनोरमा की दोनों जुड़वा बेटियां भले ही दिखने में एक जैसी हों, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जहां महक शांत, सीधी साधी और चीजों को समझने वाली लड़की थी, वहीं श्रुति बचपन से ही बहुत जिद्दी होती थी। श्रुति, महक, ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए कितनी सुंदर सुंदर गुड़िया लेकर आई हूँ। ये वाली महक के लिए और ये वाली श्रुति के लिए। माँ, मेरी गुड़िया तो बहुत सुंदर है। माँ, आपने महक को इतनी सुंदर गुड़िया दी और मुझे इतनी गंदी गुड़िया। नहीं श्रुति बेटा, तुम दोनों की गुड़िया एक जैसी तो है। नहीं, हमारी गुड़िया एक जैसी नहीं है। उसकी गुड़िया देखो कितनी सुंदर है, और मेरी गुड़िया, मुझे महक वाली गुड़िया चाहिए। श्रुति बेटा, वो महक की गुड़िया है ना? नहीं नहीं, मुझे चाहिए तो ये वाली गुड़िया ही चाहिए, वरना यह भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। श्रुति, तुम मेरी गुड़िया रख लो और मैं तुम्हारी गुड़िया रख लेती हूँ। मैं तुम्हें अपनी गुड़िया क्यों दूं? तुम्हारी वाली भी मेरी है और मेरी वाली भी मेरी है। श्रुति उन दोनों गुड़िया को अपने साथ ले जाती है, जिसे देख मनोरमा। महक, बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी गुड़िया ले आऊंगी। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत तो नहीं है। मैं जानती हूँ आपके पास पैसे नहीं है। ये गुड़िया भी आपने घर खर्च के पैसों से ली है। जब आपके पास पैसे होंगे तब आप मुझे दिला देना। महक बेटा, तुम इतनी सी उम्र में इतनी समझदार कैसे बन गई? काश श्रुति भी तुम जितनी समझदार होती। मनोरमा मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बेटियों को पाल पोस कर साथ ही अच्छी शिक्षा भी देती है। जहां महक को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का शौक था और वह बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, वहीं श्रुति को पढ़ाई लिखाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। उसे बस मॉडल और एक्ट्रेस बनना था। ऐसे ही समय गुजरता है और ये दोनों जुड़वा बहनें बड़ी हो जाती हैं। ये देखो माँ, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। बस शहर में रहने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। तू फिक्र मत कर महक बेटा, इतने सालों से मैंने पैसे जोड़े थे, अब वही पैसे तेरे शहर में रहने के लिए काम आएंगे। मनोरमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी श्रुति वहां पर आ जाती है। श्रुति बेटा, कहाँ चली गई थी तू? सुबह सुबह तुझे पता है तेरी बहन ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर साल हजारों बच्चे टॉप करते हैं। आप ये सब छोड़ो माँ, आप तो जानती हो कि मैंने कुछ समय पहले अपनी फोटोज एक बड़ी मॉडल कंपनी में भिजवाए थे। उन्हें मेरी फोटोज पसंद आ गई, इसलिए अब वह मुझे मॉडलिंग के लिए शहर बुला चाहते हैं। मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। क्या 1 लाख रुपए? लेकिन बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? इसका क्या मतलब है? आप दोगी। इतने सालों से जो आपने पैसे जोड़ रखे हैं उनका क्या अचार डालना है आपको? वह पैसे मैंने महक की पढ़ाई के लिए जो रखे हैं ताकि वह डॉक्टर बन सके, ना कि तेरी तरह इस मॉडलिंग के लिए माँ बस भी करिए। तो चुप कर। महक बचपन से देखती आई हूँ,
इसने हमेशा तुझसे हर एक चीज छीनी है, लेकिन आज बात तेरी भविष्य की है। मैं इसकी मॉडलिंग के चक्कर में तेरा भविष्य खराब नहीं कर सकती। मैं तो जानती ही थी कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। शुरू से ही आपको अपनी संस्कारी बेटी ही प्यारी है, ना कि मैं। मैं जा रही हूँ। इतना कह के श्रुति गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। माँ, आप वह पैसे श्रुति को ही दे दीजिए। महक, बेटा, ये तू क्या कह रही है? तू तो जानती है ना। हाँ माँ, मैं जानती हूँ वो पैसे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं अपने लिए श्रुति के सपनों की कुर्बानी नहीं दे सकती। जैसे मेरा सपना बचपन से डॉक्टर बनने का था, वैसे ही उसका सपना बचपन से मॉडलिंग करने का था। माँ, अगर एक बार श्रुति मॉडल बन गई, तो फिर मैं कुछ समय बाद भी अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं डॉक्टर बन गई और वो मॉडलिंग के लिए शहर नहीं जा पाई, तो वह आगे जाकर कभी भी मॉडलिंग नहीं कर सकती। माँ, प्लीज मान जाओ ना। महक के बार बार समझाने पर मनोरमा मान जाती है और वह सारे पैसे उठाकर श्रुति को दे देती है। श्रुति, तुम शहर तो जा रही हो, लेकिन वहां अपना ख्याल रखना और हर किसी पर भरोसा मत करना। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह समझ रही हो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। श्रुति बेटा, बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए तो वह बच्चा ही रहता है। अपना ख्याल रखना, और हाँ, हमें कॉल करते रहना। श्रुति ट्रेन पकड़कर सीधा मॉडलिंग के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर आ जाती है। श्रुति दिखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है और उसकी पर्सनैलिटी भी काफी अट्रैक्टिव होती है। इसलिए कुछ ऑडिशन देकर श्रुति मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट हो जाती है। शुरुआत के दिनों में श्रुति हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी जुड़वा बहन महक और माँ को कॉल किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे श्रुति अब ऊंचे मुकाम में पहुंचने लगी, तो वह अपनी माँ और जुड़वा बहन को धीरे धीरे भूलने लगती है। महक, बेटा, 1 हफ्ता होने को आ गया है और श्रुति से बात ही नहीं हो पाई। जरा कॉल तो करके देखो। महक श्रुति को कॉल करती है। 5 से 6 बार कॉल करने पर श्रुति महक का कॉल उठाती है। श्रुति, तू कहाँ थी? कितनी बिजी है तू? मैं तुझे कब से कॉल कर रही हूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुमसे ही कॉल पर बात करती रहूं। हर थोड़ी देर में मुझे किसी न किसी जगह पर शूट के लिए जाना होता है, समझी तुम? अब रखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतना कहकर श्रुति कॉल कट कर देती है। श्रुति का ऐसा बर्ताव देख मनोरमा और महक को काफी दुख पहुंचता है। श्रुति की इन्हीं सब हरकतों की वजह से अब धीरे धीरे मनोरमा की तबीयत खराब रहने लगती है। माँ, खाना खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी तो खानी है। मेरी बच्ची, तू क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रही है? आज नहीं तो कल मुझे भगवान के पास जाना ही है। ऐसा नहीं होगा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अपनी माँ के बीमार पड़ जाने के चक्कर में माँ कब आसपास की जगह पर नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है और एक छोटी सी कंपनी में काम करके अपना और अपनी माँ का गुजारा चलाती है। इसी बीच श्रुति एक काफी फेमस मॉडल बन चुकी थी और अपने इस काम के चलते श्रुति अब धीरे धीरे अपनी जुड़वा बहन और माँ से रिश्ता खत्म करना शुरू कर देती है। माँ की तबीयत बहुत खराब है, कम से कम एक बार तो उनसे मिलने के लिए आ जाओ। मेरे पास इन पालतू कामों के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। क्या कहा तुमने? माँ से मिलना तुम्हारे लिए फालतू काम है? जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, सारी जवानी मेहनत मजदूरी करके हमें इतना पाल पोस कर बड़ा किया, कामयाब बनाया, और तुम उनसे ही नहीं मिलना चाहती। अपना फालतू का ज्ञान अपने पास रखो, समझी तुम? श्रुति के ऐसे बर्ताव से अब धीरे धीरे महक भी उसे कॉल करना बंद कर देती है और ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। लेकिन वहीं मनोरमा की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। श्रुति एक शूट के सिलसिले में अपने गांव के पास वाले शहर में आई होती है। जैसे ही यह बात मनोरमा को पता चलती है, मुझे श्रुति के पास एक आखिरी बार ले चल। मैं उसे जाने से पहले देखना चाहती हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको श्रुति के पास ले चलती हूँ। महक और मनोरमा अच्छे से जानते थे कि श्रुति उनसे नहीं मिलेगी। इसलिए जहां पर श्रुति का शूट हो रहा था, वहीं पास में ही महक मनोरमा को ले जाती है और मनोरमा चोरी चुपके से अपनी बेटी को देखने लगती है कि तभी मनोरमा की नजर श्रुति के सर के ऊपर लगे एक स्पॉटलाइट पर जाती है जो श्रुति पर गिरने वाली होती है, जिसे देख मनोरमा भागी भागी श्रुति के पास जाती है और उसे धक्का दे देती है। जिस झिके चलते श्रुति तो बच जाती है, लेकिन स्पॉटलाइट सीधा मनोरमा के सिर पर गिरती है, जिसके चलते मनोरमा के सर से काफी खून निकलने लगता है। देखा तुमने, जिस माँ से तुम मिलना तक नहीं चाहती थी, आज उसी माँ की वजह से तुम जिंदा हो। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी जुड़वा बहन हो। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हे भगवान, यह क्या हो गया? अमीरी और कामयाबी नहीं,
मुझे इतना घमंडी बना दिया कि मैं अपनी जुड़वा बहन और अपनी माँ को ही भूल गई। श्रुति जल्दी से अपनी माँ को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाती है और बेस्ट डॉक्टर से अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवाती है। कुछ दिनों में मनोरमा अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वही महक भी अपनी जुड़वा बहन श्रुति को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों जुड़वा बहन और उनकी माँ एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक गिव अवे के बारे में बात की थी और आज का हमारा गिव अवे यह एक रैंडम चैनल होने वाला है जिसके अंदर 1500 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और यह चैनल मैं अपने एक रैंडम सब्सक्राइबर को देने वाला हूं। उसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई भी प्यारा सा कमेंट करना है। जिस किसी का भी मुझे कमेंट पसंद आएगा मैं उसी को ये चैनल देने वाला हूं। और हाँ, अगली वीडियो में उसे बंदे के बारे में बताया जाएगा जिसको यह चैनल मिलेगा। तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें, क्या पता विनर आप ही हो जाए क्वेब। अरे बेटा मंगल, अरे कहाँ हो मंगल? हाँ पिताजी, मैं यहीं पर हूँ, बोलिए क्या काम है। बेटा मेरा समय आ गया है, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे पिताजी ऐसा मत कहिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, इसलिए जो भी मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ पिताजी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप। बेटा जो अपने खेत में जो हुआ है, अपने खेत में कुआं। और बस इतना कहते ही मंगल के पिताजी की जान निकल जाती है और सुबह जब रामू खेत में जाता है तो पूरे दिन भर उसके पिताजी के बारे में सोचता रहता है जो कि वह कहना चाह रहे थे। आखिर पिताजी क्या कहना चाह रहे थे। उस खेत में जो कुआं है उसके बारे में जरा नजदीक जाकर देखता हूँ, क्या पता पिताजी की अधूरी बात के बारे में कुछ पता चल जाए। और बस इतना सोचकर ही मंगल अपने खेत में मौजूद कुएं के पास चला जाता है और वहां जाकर देखता है तो उसे कुएं के अंदर एक गुफा नजर आती है। अरे ये क्या, इस कुएं के अंदर तो गुफा है, चलो अंदर जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या, ये तो पूरा खजाने से भरा हुआ है। यहाँ तो इतना सारा खजाना है, पर फिर भी पिताजी इतनी गरीबी में क्यों जी रहे थे और इस कुएं के बारे में मुझे क्यों बताया जब उन्होंने खजाने को लिया ही नहीं। खैर, ये सब तो अब नहीं जान सकता मैं, लेकिन ये खजाना अब मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। मंगल तुरंत घर जाकर एक बड़ा सा बर्तन लेकर आता है और उसमें ढेर सारा खजाना लेकर जैसे ही कुएं से बाहर निकलता है उस बर्तन से सारा खजाना गायब हो जाता है। ये देखकर मंगल बहुत दुखी हो जाता है। अरे ये क्या, सारा खजाना कहाँ गायब हो गया, यही तो रखा था मैंने, चलो वापस जाकर देखता हूँ। मंगल कुएं के अंदर से बार बार खजाना लेकर आता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो सारा खजाना गायब हो जाता है और मंगल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वह अपने मन में कुछ सोचने लगता है, भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जैसे ही इस कुएं से खजाना लेकर बाहर आता हूँ तो सारा खजाना गायब हो जाता है। अब क्या करूँ, शायद ये खजाना मेरी किस्मत में ही नहीं है। शायद पिताजी ने भी कोशिश की होगी पर उनको भी ये खजाना नहीं मिला होगा, तभी तो हम गरीबी में जी रहे हैं। मंगल यह सोचकर खजाने को पाने की इच्छा छोड़ देता है और वापस से अपने अन्य कामों में लग जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस गांव के अंदर एक साधु भिक्षा मांगने आता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। प्रणाम साधु महाराज, आइए अंदर आइए। बताइए महाराज जी, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आपके लिए खाने में क्या लेकर आऊँ? अरे नहीं बेटा, मेरे लिए कुछ अच्छा लाने की जरूरत नहीं है, बस घर में जो रुकी सुखी है वही खिला दो। साधु बाबा के इतना कहने पर सरला साधु बाबा के लिए ताजा भोजन बनाकर लेकर आती है और साधु बाबा उसे बड़े चाव से खाने को खाने लगते हैं। और जैसे ही वह खाना खाते हैं तो सरला को कहने लगते हैं, बेटी तुम एक नेक दिल इंसान हो, मेरा हृदय तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ। बेटी जल्द ही तुम्हारे भाग्य खुलने वाले हैं, तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलने वाला है, लेकिन ध्यान रहे बहुत सोच समझकर और अपनी सूझबूझ से तुम उस खजाने को प्राप्त कर सकती हो। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। शाम को जब मंगल घर आता है तब उसकी पत्नी उसे सारी बात बताती है। क्या सच में तुमसे साधु महाराज ने खजाने के बारे में बताया था? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सरला, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, मुझे उस खजाने के बारे में पहले से पता है। वह खजाना अपने खेत के उस कुएं के अंदर ही है,
लेकिन जब भी मैं उस खजाने को लेकर कुएं से बाहर आता हूं, तो तुरंत वह सारा खजाना गायब हो जाता है। मैंने कई बार उसको बाहर लाने का प्रयास किया, पर हर बार वो खजाना गायब हो जाता है। लगता है इसीलिए साधु महाराज जी ने कहा था कि उस खजाने को बहुत सोच समझकर और अपनी सूझबूझ से ही प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कल ही चलेंगे हम उस कुएं के अंदर। अगले दिन वो दोनों उस कुएं के अंदर जाते हैं और फिर से खजाना लेकर बाहर आते हैं और तुरंत ही वह सारा खजाना गायब हो जाता। देखा सरला, मैंने कहा था ना कि खजाना गायब हो जाता है। अब हम भला कैसे उस खजाने को प्राप्त कर सकेंगे? तभी सरला कुछ सोचती है और मंगल से कहती, सुनिए जी, आप जल्दी से इस बर्तन में खेत की मिट्टी भर कर लाइए और फिर कुएं के अंदर चलिए। सरला के कहने पर मंगल उस बर्तन में खेत की मिट्टी भर लेता है और फिर उस कुएं में चला जाता है। वह सारी मिट्टी वहीं पे उलट देता है और उसमें खजाना भर के कुएं से बाहर निकलता है और इस बार खजाना गायब नहीं होता, जिसे देखकर मंगल अपनी पत्नी से कहता, सरला, इस बार तो खजाना पूरा भरा हुआ है, इस बार गायब नहीं हुआ। ये कैसा चमत्कार है सरला, और तुमने ये कैसे किया? कुछ नहीं जी, मैंने अपनी सूझबूझ से काम किया, जैसा कि साधु महाराज जी ने कहा था। मैंने सोचा कि खाली बर्तन लेकर कुएं के अंदर जाने से और बर्तन भरकर बाहर आने की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों न बर्तन भरकर ही कुएं के अंदर जाया जाए और अंदर से भी बर्तन भरकर बाहर लाया जाए। बस फिर क्या ऐसे ही किया जिससे खजाना गायब नहीं। मंगल अपनी पत्नी की सूझबूझ और चतुराई देखकर बहुत खुश होता है और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर काम को सोच समझकर और अपनी सूझबूझ से करना चाहिए।